योगी आदित्यनाथ के हाथों इस देश की बागडोर सौंप देनी चाहिए। समाजसेवी रविंद्र जैन का एक विशेष साक्षात्कार संवाददाता नेहा सिंह के साथ। हमारी यह रिपोर्ट अवश्य देखें। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी पोस्ट। सामने हूँ यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट रविंद्र जी जैन से रूबरू हो रही हूँ। आज फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी। उसी पे सर का राय जानना चाहती हूँ कि इस स्टोरी से सर क्या देखते हैं एज ए समाज सेवक के रूप में केरला की इस परिस्थिति को सर कैसे देखते हैं? देखिए, अगर पिक्चर रिलीज हो रही है तो डायरेक्टर ने ज़रूर कुछ सोच समझ के बनाया होगा। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा सच नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सच तो होगा, क्योंकि जब धुआं उठता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आग लगी है। तो मेरा मानना है कि पिक्चर रिलीज होनी चाहिए, लोगों को देखना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। सर आपको पता है अपने देश में एक लॉबी है, ऐसे काम करते हैं जब कुछ होता है, जब भी आते हैं तो एक लॉबी चलती है और बोलती है, वहाँ से आवाज़ उठती है कि ये प्रोपोगंडा है, ये सरकार का प्रोपोगंडा है, ये मोदी की मीडिया है, मोदी मीडिया इसको वायरल कर रही है, ये प्रोपोगंडा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं एक समाज सेवक? देखिए, ये दो तरह की राजनीति है, पक्ष और विपक्ष की। एक खड़ा होकर काम करता है, दूसरा चिल्लाता है। तो ये इनका गेम है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये राजनीति शुरू से चलती आ रही है और चलती रहेगी। इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि जनता सब समझती है, जनता की आंखें हैं, बुद्धि है, लेकिन ये चलता है, राजनीति है। एक और मेरा आपसे सवाल है, इस समय कर्नाटक असेंबली इलेक्शन है, कर्नाटक में इलेक्शन का माहौल है, वहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अलग अलग की राय और अलग अलग नारे दे रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस का नाटक करके ट्रेंड चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर केरल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके मैनिफेस्टो में भी आया है, उन्होंने मंच से भाषण में दिया कि नहीं किया, वो अलग बात है, उनके मैनिफेस्टो में आया है कि अगर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद का जो एक रूप है बजरंग दल, उसको बैन कर दिया जाएगा। क्या अब हमारे देश में यही चलेगा? हिंदू के देश में हिंदुओं के संगठन को बैन किया जाएगा? क्या ये मुस्लिम वोट पाने के लिए, मुसलमानों के वोट लुभाने के लिए ये सब वक्तव्य दिए जा रहे हैं, या राजनीति की लालसा इतनी बढ़ गई है कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं? हिंदू के देश में हिंदुओं के संगठन बंद होंगे, क्या बजरंग दल को आप किसी आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं? पीएफआई को बंद करने की मांग होती है तो कांग्रेस की आवाज़ नहीं आती है, तो क्या पीएफआई के जैसे बजरंग दल भी कोई आतंकवादी पार्टी है क्या कि उसको बंद कर देना चाहिए? एज अ समाज सेवक मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस पर। ये सब राजनीति रोटियां सेकने वाले लोग हैं, ये लॉलीपॉप देने वाले लोग हैं। इनको यही नहीं पता कि भारत में रहकर ये हिंदुओं का प्रांत है, भारत में रहकर ये भारत विरोधी बातें करते हैं। इनका सिर्फ एक राजनीति मुद्दा है कि कैसे करके रोटियां सेकी जाए, बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं है। मैं इनको तत्वहीन और दिमागहीन समझता हूँ। ये बिल्कुल दिशाहीन बातें करते हैं। मैं इनमें कोई महत्व नहीं देता, ना मैं इनका नाम उजागर करना चाहता हूँ। इनको ज़्यादा नाम इनका लेंगे तो ये पॉपुलर होंगे। ये नाम लेने योग्य भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति और भारत की संस्कृति किस तरह की रही हुई है वो तो देश जानता है, जनता जानती है। लेकिन राजनीति माहौल इतना गंदा हो चुका है कि ये देश को पीछे छोड़ के अपनी दुकानदारी करना शुरू करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, सब कुछ चंगा है। ये मंच से बोल रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैंने सुना है, आप भी उनको सुनते हैं, आप भी उनको देखते हैं। उनकी राजनीति की, उनकी जो क्राइम के खिलाफ जो मतलब जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, उसकी सराहना आप भी करते रहे हैं सर। कल यूपी में एक और गैंगस्टर मारा गया है, अतीक अहमद का बेटा। थोड़ा पुराना है मुद्दा, लेकिन अभी समय मिला है मुझे आज आपसे रूबरू होने का, तो मैं पूछ रही हूँ। अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया तो कुछ पार्टियाँ, कुछ लोग, कुछ संगठन बोल रहे थे मासूम था, मासूम था। एक कुख्यात मुखिया का बेटा जो अपने पिता के कार्य में पूर्ण रूप से सहभागी था, उनके घर पे जब पुलिस की रेड होती है, पुलिस इंक्वायरी होती है, तो उनके घर में ऑफिस मिलता है जहाँ पे वो लोगों को पकड़ के टॉर्चर करते थे। दीवारों पे खून के धब्बे मिले हैं और पता चला कि वो केबिन जो था उनके बेटे का था, असद का था, जो इनकाउंटर में मारा गया। तो दीवारों पे खून के धब्बे लगाने वाला इंसान मासूम कैसे हो गया सर? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गुंडों की कोई जाति नहीं होती है और योगी आदित्यनाथ का मैं फैन हूँ। एक ही शेर है इस समय मुंबई के अंदर जो न्याय करता है।
फैसला करता है तारीख पे तारीख कोर्ट की नहीं देता है, सीधा फैसला, और वो जनता को पसंद आएगा। ये व्यक्ति योगी आदित्यनाथ शास्त्रों और वेदों के आधार पर काम करता है, जैसे सम्राट अशोक काम किया करते थे कि तुरंत प्रभाव से अगर गलत किया है तो तुरंत फैसला, कल का समय हमें देना ही नहीं है, अगर गलत किया है तो तुरंत फैसला। गुंडे बदमाशों को जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने टारगेट किया है, क्यों 1947 के बाद से इतनी सारी सरकारें आई, आज तक का रिकॉर्ड है। मैं खुद यहाँ इस समय मौजूद हूँ, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा जिसने तुरंत प्रभाव से फैसला किया हो, कोई तारीख पे तारीख नहीं, सीधा फैसला। तो वो एक ही शेर है और एक ही जनूनी शेर है, अपने हिंदुस्तान को प्यारा लगने वाला और प्यार करने वाला वो है योगी आदित्यनाथ, जिसकी मैं सराहना करता हूँ और कोटि उनको वंदन करता हूँ योगी आदित्यनाथ को। विपक्ष आज कुछ पार्टियां बोल रही हैं सर कि योगी की पुलिस मनमौजी कर रही है, बिना कानून के कानून से हटकर काम कर रही है। और बाबा का तो देख ही रहे हैं आप, आपने ही बताया कि उनका ज़्यादा सोचना विचार, कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्या ऐसे कुख्यात अपराधियों को कोर्ट के इंतज़ार में उनको ज़िंदगी भर की छूट देनी चाहिए। जो बाबा ने किया है, जो इनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में, वो सही हो रहे हैं कि उनको कोर्ट के जरिए लटका नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। गंदगी हाथों हाथ खत्म। क्यों? दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, वहाँ कोर्ट की तारीखें नहीं मिलती है, वहाँ भी सीधा फैसला होता है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जो फैसला कर रहे हैं वो सम्राट अशोक के आधार पर फैसला कर रहे हैं। तुरंत फैसला करो, गलत तो गलत, अगर चोरी किया है, डकैती डाली है, तुरंत फैसला। तो ऐसे डकैतों को बाकायदा उनको टाइम देने का मतलब है और जनता को परेशान करना। और जो विपक्ष के लोग बेकारी में आवाज़ उठाते हैं, उनको इतना समय मिला सत्ता संभालने का, उन्होंने जनता को परेशान करने का काम किया। पहली बात तो ये है, जितने भी गुंडे मवाली पैदा होते हैं वो नेताओं के अंश होते हैं, वरना सत्ता पर बैठा हुआ कोई नेता और गुंडागर्दी बाहर हो खुलेआम, ऐसा हो नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार कर्मठ नेता है जिन्हें देश से मोहब्बत है, इसीलिए सीधा एक ही काम है, तारीख नहीं सीधा फैसला, तारीख नहीं सीधा फैसला। जिस प्रयागराज में आतंकवादी का दहशत था, उसको पूछा जब गया कि ये तुम क्यों कर रहे हो, अपराध का दामन क्यों पकड़े हुए हो, तो उसने क्या बोला था कि मुझे अपना वर्चस्व कायम करना है, इसके लिए मैंने अपराध की दुनिया में अपना पैर फैलाया। और जैसा कि सब जानते हैं कि उसके ऊपर किसी एक ऐसे पार्टी का सहयोग है जिसके उसका पोषित हुआ वो माफिया था, उसी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया था, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सब जानते हैं। वो लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाबा ने गलत किया, कोर्ट कचहरी कानून के तहत करना चाहिए था। लेकिन बाबा को ये सब सुनाई नहीं देता है। अपराध दिन पे दिन और बढ़े, उससे पहले उस पर लगाम लगाना जरूरी है। बाबा की जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, उसको आप क्या चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से निकल कर देश में भी आए? मतलब योगी आदित्यनाथ को आप सीएम के अलावा पीएम के रूप में किस तरह देखते हैं? बिल्कुल आने वाला, अगर देश हित में काम करना है तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना 1000% जरूरी है। अगर देश की हिंदुस्तानी जनता अगर ये चाहती है कि हमारा भारत महान बने, तो योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनाना 100% नहीं 1000% बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जो भारत को, भारतीय परंपरा और संस्कृति को बचा सकता है। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है कि अगला पीएम योगी आदित्यनाथ होने चाहिए, तो क्या भाजपा ये रिस्क लेगी सर? रिस्क क्या होती है? दुकानदारी नहीं चाहिए, सीधा शेर चाहिए, वो है योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री बनना स्वाभाविक है और प्रधानमंत्री बनेगा। राजनीतिक पार्टियां कितना भी जोर लगा ले, ये नहीं रुकेगा, ये शेर रुकने वाला नहीं है। और मैं आपको एक बात और बोल दूं, शेर का कोई चुनाव नहीं होता है, शेर स्वतः शेर होता है, वो स्वतः ही राजा घोषित हो जाता है। इसीलिए इस शेर को कोई रोक नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 1000% सच है और ऐसा ही होगा। तो आप मानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया हुआ है, पूरे देश में अपराध का सफाया हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को पीएम पद पे होना ही चाहिए? अरे पीएम पद छोड़िए, ये कल की अवतार है, भगवान का कोई ना कोई अवतार है। ये योगी है, ये संत है, भारत को शांत करेगा, बिल्कुल जीरो ग्राफ कर देगा। अब गुंडों की नहीं चलेगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें राजनेता ही शामिल थे। ये एक संत है, इस संत को बहुत जरूरत है कि अपने देश को संभाले, और कैसे संभाले वो योगी को आता है। मतलब आप मानते हैं कि देश को अगर सही ढंग से चलाना है तो एक संत की ही जरूरत है, बाकी जो नेता परिवारवाद वंशवाद है वो कभी देश को चला नहीं सकता। दुकानदार हैं, वो एक ही राजनीति करती हैं, पेट भरो, पेटियां भरो, अपना घर भरो, देश को लूट के खा जाओ। बाकी जनता के हित में ये लोग बात नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं इसी के अंदर टांग ऊंची करके। लेकिन एक ही योगी आदित्यनाथ एक ऐसा फौलादी इंसान है, जिसे मैं महाराणा प्रताप बोलूं या कलगी बोलूं या किसका अवतार बोलूं, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं। लेकिन एक ठोस व्यक्ति है, देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति है और सच्चा व्यक्ति है। सत्यमेव जयते, इस
योगी को लेकर मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये है सोशल एक्टिविस्ट रविंद्र जैन जी। आज हमें इनसे रूबरू होने का मौका मिला है। काफ़ी सवालों के जवाब दिए इन्होंने, और सबसे बड़ी बात जो जवाब दिया इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर कहा है, बोला है कि देश का अगला प्रधानमंत्री को हम लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। इसी कामना के साथ उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया है। मैं नेहा सिंह।